हेलो दोस्तों, माय नेम इज प्रमोद कुमार। वेलकम टू यूनाइटेड साइंस क्लासेस। आज इस क्लास के माध्यम से 11th क्लास का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, केमिकल बॉन्डिंग। 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन जब इसको 11th क्लास और 12th क्लास मिला दिया जाए तो ये बहुत ब्रॉड बन जाता है, बहुत ही बड़ा बन जाता है। इसमें क्वेश्चन ज्यादातर आईआईटी, नीट और 12th क्लास का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है वो डायरेक्ट पूछा जाता है केमिकल बॉन्डिंग से, रासायनिक अवयव से। जब भी मेरा क्लास लेक्चर देखते हैं आप लोग तो कॉपी कलम जरूर निकाल लें। बहुत सारे पॉइंट ऐसा ही बोल देते हैं, हम उसको नोट करें। उसके बाद वीडियो को सीरियल वाइज से देखना शुरू करें। ये नहीं कि वीडियो को जहां तहां से देख रहे हैं, वीडियो नंबर 3 देख रहे हैं, वीडियो 4 देख रहे हैं, 5वां देख रहे हैं, 6ठा, तो ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे कंसेप्ट आपका छूट जाएगा, कंसेप्ट आपका बिल्डअप नहीं हो पाएगा। कंसेप्ट को अगर बिल्डअप करना है तो वीडियो को स्टार्टिंग वीडियो से देखिए और अंत तक देखिए, आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से बिल्डअप हो जाएगा। और ये टॉपिक कम से कम 15 से 20 वीडियो आने वाला है। केमिकल बॉन्डिंग का कम से कम 15 से 20 क्लास चलेगा। अगर कोटा का क्लास देखा जाए या पटना का क्लास देखा जाए तो केमिकल बॉन्डिंग का लगभग 25 से 30 क्लास चलता है। ठीक है, तो इसमें कम से कम 15 से 20 क्लास आने वाला है, 15 से 20 वीडियो आने वाला है। लेकिन आज इंट्रोडक्शन क्लास है, तो आज इंट्रोडक्शन क्लास में केवल और केवल मैं बताऊंगा कि काउजेज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, आखिरकार दो आइटम्स बॉन्ड क्यों बनाता है, क्यों जरूरत पड़ा बॉन्ड बनाने के लिए। कुछ न कुछ होगा, इसलिए बॉन्ड बनाता होगा, मतलब कुछ न कुछ उसमें ऐसा होता होगा कि एक दूसरे से रिएक्शन करके क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल को ऊंचा करें, ताकि हम इस क्षेत्र को बढ़िया से इसको डेवलप कर सके अपने पढ़ाई की माध्यम से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि काउजेज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है। काउजेज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का अगर ठेठ भाषा में समझें तो इसको बोलते हैं कि कोई भी आइटम्स बॉन्ड क्यों बनाता है, क्या रीजन है बॉन्ड बनाने का, क्या रीजन है बॉन्ड बनाने का, बॉन्ड क्यों बनाता है। तो दो कारण है, कोई भी आइटम्स अगर बॉन्ड बना रहा है तो उसका दो कारण है। पहला कारण ये है कि टू अचीव ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल को हिंदी में बोलते हैं अष्टक नियम। सभी आइटम्स चाहता है ऑक्टेट रूल को पालन करने के लिए, ऑक्टेट रूल को रूल को रखने के लिए, ऑक्टेट रूल को पालन करने के लिए, इसीलिए उन्होंने क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। तो ऑक्टेट रूल क्या होता है कि जितना भी इनर्ट गैस होता है, जितना भी अक्रिय गैस होता है, उसमें ऑक्टेट रूल फुलफिल होता है। जैसे मान लिया जाए कि हम एग्जांपल लेते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ये सभी के सभी जितने भी आइटम्स हैं, सभी आइटम्स जो होता है ऑक्टेट रूल को पालन करते हैं। तो ऑक्टेट रूल को किस तरह पालन करते हैं हम समझा रहे हैं। जैसे इसका मान लिया जाए, इसका परमाणु संख्या इसका देखा जाए, एटॉमिक नंबर हीलियम का होता है 2, नियोन का होता है 10, आर्गन का होता है 18। इसी तरीके से सबका अलग अलग एटॉमिक नंबर होता है। तो इसका बात करने तो इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके भी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। सभी के आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हुआ कि ऑक्टेट रूल को पालन किया, इसको और इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। और ये आइटम्स ना ही इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो जब कोई भी आइटम्स ना ही इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, मतलब वो किसी भी आइटम से रिएक्शन नहीं कर सकता है, अभिक्रिया नहीं कर सकता है, इसी को बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ठीक है, जैसे हम बताते हैं नियोन का अगर बात करते हैं, तो नियोन का अगर बात करते हैं तो नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10 होता है। तो नियोन का एटॉमिक नंबर 10 का मतलब अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s2 2s2 और 2p6 होता है। तो इसको देखा जाए तो S में जो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, आउटर सेल में 2, तो 2 के 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। P में देखना है कि P में
मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 6, तो इसके पास 6 का 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऑक्टेट रूल को क्या करता है, फुलफिल करता है। तो ऑक्टेट रूल को जो भी आइटम्स फुलफिल करेगा वो रिएक्शन में भाग नहीं लेगा और बॉन्ड नहीं बनाएगा। जैसे बात करते हैं हीलियम का, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर अगर देखा जाए तो होता है 2। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s2, तो एस में चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 के 2 इलेक्ट्रॉन है। ये भी ऑक्टेट रूल को क्या करता है, फुलफिल करता है। आर्गन का बात करते हैं तो आर्गन का जो होता है वो होता है 18, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। एस में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। पी में 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी ऑक्टेट रूल को क्या करता है, पूरा करता है। और जो भी आइटम्स ऑक्टेट रूल को पूरा करेगा वो रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, और रिएक्शन में भाग नहीं लेगा तो बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितना भी इनर्ट गैस होता है, जितना भी इनर्ट गैस होता है, नोबेल गैस होता है, अक्रिय गैस होता है, सभी के सभी रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, और रिएक्शन में जब भाग नहीं लेगा तो बॉन्ड नहीं बनाता है। ठीक है, तो जितने भी आइटम्स है अक्रिय गैस मतलब नोबेल गैस को छोड़कर जितने भी आइटम्स है सभी के सभी चाहता है कि हम ऑक्टेट रूल मतलब अक्रिय गैस नोबेल गैस बने, और नोबेल गैस बनने के लिए वो क्या करता है, रिएक्शन वो क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है। जैसे बात करते हैं, जैसे आज फॉर एग्जांपल बात करते हैं, एग्जांपल का बात करते हैं, मान लिया जाए कि हाइड्रोजन फ्लोराइड लेते हैं, HF लेते हैं या NaCl लेते हैं, उससे समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि हम एक एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं कि एग्जांपल है हाइड्रोजन फ्लोराइड का। ठीक है, तो फ्लोरीन का अगर लिखा जाए तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 2 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो इसका बात करें, ये जब टूटेगा तो 2 और 7 में टूटता है। तो ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लेकर के एक बॉन्ड बना देगा, और ये जब बॉन्ड बना देगा, ये जो कंपाउंड बनाएगा, ये कंपाउंड आपका हो जाएगा ऑक्टेट रूल को पालन करेगा, मतलब ये अब रिएक्शन में भाग नहीं ले सकता, ये अब अस्टेबल हो गया। जैसे बात करें सोडियम क्लोराइड का बात करें तो सोडियम क्लोराइड का इसका होता है 17 मतलब 17 होता है। सोडियम का बात करें तो 11 होता है। तो इसको जब तोड़ेंगे तो 2, 8 और 1 में टूटता है, इसको तोड़ेंगे तो 2, 8 और 7 में टूटता है। तो इसको ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इसको रिलीज करना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन जाकर के ट्रांसफर होगा, दोनों मिलकर के क्या बना देगा, एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो इसी तरीके से कोई भी दो आइटम्स बॉन्ड फॉर्मेशन तभी कर सकता है जब वो अष्टक के नियम, ऑक्टेट का नियम का पालन करे, मतलब ऑक्टेट का नियम के अनुसार चले। मतलब उसको चाहिए अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर के क्या बना देगा, 8 इलेक्ट्रॉन बना देगा। अभी ये पहला था। दूसरा है स्टेबिलिटी का कंडीशन। तो दूसरा स्टेबिलिटी का कंडीशन क्या होता है वो समझाते हैं। तो स्टेबिलिटी का कंडीशन का बात कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी का मतलब हुआ, इसको हिंदी में स्थिरता बोलते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल से समझाते हैं, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास 2 रिंग है, एक रिंग ये और एक रिंग ये, 2 रिंग है। यहाँ पे 2 बॉल रखा हुआ, एक बॉल ऊपर फ्रंट पे गेंद और एक नीचे। अब आपसे पूछा जाए कि दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, तो स्वाभाविक है जो रिंग के नीचे है वो ज्यादा स्टेबल है, जो रिंग के ऊपर रखा हुआ है वो अनस्टेबल है। क्योंकि ये बॉल कभी फिसल के इधर आ सकता है या फिसल के इधर जा सकता है। ये अनस्टेबल कंडीशन में, मतलब ये स्थिर नहीं है। लेकिन ये बॉल पूरी तरीके से क्या है, स्थिर है, मतलब क्या है, स्टेबल कंडीशन में है। तो कहने का मतलब जिसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा उसका स्टेबिलिटी कम। ठीक है, जिसका पोटेंशियल एनर्जी कम उसका स्टेबिलिटी
ज्यादा। ये समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh होता है। हम फिजिक्स की भाषा में भी समझा रहे हैं, फिर धीरे धीरे केमिस्ट्री की भाषा में जाएंगे। तो mgh, m का मतलब हुआ मास, g का मतलब हुआ ग्रेविटी और h का मतलब हुआ हाइट। तो जिसका हाइट ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, और जिसका हाइट कम होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। इसका पोटेंशियल एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा, इसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम। तो ये रिलेशन होता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा फिजिक्स की भाषा में, ठीक है। थोड़ा सा फिजिक्स की भाषा में समझते हैं। ये फिजिक्स की भाषा में समझ चुके हैं, थोड़ा सा केमिस्ट्री की भाषा में समझते हैं कि केमिस्ट्री की भाषा में इसको किस प्रकार हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि हाइड्रोजन फ्लोराइड है, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का मतलब फ्लोरीन के पास जो अभी इलेक्ट्रॉन है वो 2 8 7 के रूप में, सॉरी 2 और 7 के रूप में, फ्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉन है 2 और 7 के रूप में। तो इसका पास ये फ्लोरीन ये चाहेगा कि किसी तरीके से मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ जाए, हम पूरी तरीके से क्या होंगे, अस्टेबल हो जाएंगे। इसलिए फ्लोरीन अभी पूरी तरीके से जब ये रिएक्शन नहीं किया है, वो अभी अनस्टेबल कंडीशन में। अनस्टेबल कंडीशन का मतलब ये हुआ इसका सभी इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल का जितना भी 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन ये चाह रहा है कि किसी भी हम एक इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन कर ले और रिएक्शन करके अस्टेबल कंडीशन में आ जाए। तो वो फ्लोरीन क्या करता है कि इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन अपने में खींचता है, और खींचने के बाद ये पूरी तरीके से क्या हो जाता है, अस्टेबल कंडीशन में बन जाता है। अब बात ये आता है कि जिस समय फ्लोरीन आइटम से सिंगल था, जिस समय कंपाउंड का निर्माण नहीं किया था, तो उसका उसका अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा था। तो अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा, मतलब इसके पास एनर्जी अभी बहुत ज्यादा, क्योंकि इसका सभी इलेक्ट्रॉन, मतलब इस आउटर सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, सभी इलेक्ट्रॉन यही चाह रहे हैं कि किसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन को हम खींचकर अपने में रख लें और अपने आप को क्या बन जाए, स्टेबल कंडीशन। और जैसे ही इसके पास हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका स्टेबिलिटी हो जाएगा फुल, मतलब इसका ऑक्टेट के नियम हो जाएगा फुलफिल, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा इसका। और स्टेबिलिटी जैसे ही बढ़ गया, इसके पास एनर्जी कम जाएगा। ऐसे भी सोचिए ना कि इनर्ट गैस के पास, अक्रिय गैस के पास एनर्जी बहुत कम होता है। एनर्जी इसलिए कम होता है कि इसका बाहरी कक्षा में जितना भी इलेक्ट्रॉन है, सभी इलेक्ट्रॉन अपने रूल को क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। इसलिए उसका स्टेबिलिटी, नोबेल गैस का स्टेबिलिटी क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट था जो बॉन्ड बनाने का पहला रीजन था। पहला है कि कोई भी आइटम चाहता है अचीव करने के लिए स्टेबिलिटी, मतलब ऑक्टेट रूल को पाने के लिए चाहता है। दूसरा है स्टेबिलिटी कंडीशन में आना चाहता है। तो ये 2 रूल था, दोनों के दोनों रूल हम बता दिए हैं। और आगे ये आज चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट था। इंट्रोडक्शन पार्ट में केवल यही बताए हैं कि कोई भी आइटम्स बॉन्ड क्यों बनाता है, क्या रीजन है, नहीं रीजन है। तो ये इंट्रोडक्शन क्लास था। आज का क्लास इतना ही, और डेली का एक वीडियो आएगा केमिकल बॉन्डिंग का, और उसमें बताया जाएगा कि केमिकल बॉन्डिंग में आखिरकार बॉन्ड क्यों बनता है, लीविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है। धीरे धीरे ये चैप्टर आगे की ओर जाएगा। कम से कम 15 से 20 लेक्चर आने वाला है। 15 से 20 लेक्चर, बड़ा लेक्चर जो 30 से 40 मिनट का आएगा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।